सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ स्वागत है देश की बात में। और आज हम बात करेंगे यूपी में जंग की। यूपी में जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मंच पर लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की मौजूद रहने को लेकर चुनावी जंग तेज हो गई है। एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि टेनी के साथ अमित शाह कैसा होगा किसानों के साथ न्याय। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दूरबीन लेकर अपराधियों को ढूंढने वाले अमित शाह पहले चश्मा पहन लें। दरअसल अमित शाह ने रैली में कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अब दूरबीन से भी नहीं दिखते और कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में है। पार्टियों की इस वार पलटवार के बीच सभी पार्टियां अपने चुनावी गणन फिट करने में लगी हुई हैं। जातीय समीकरण के साथ साइलेंट वोटर यानी महिलाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% सीट पर खड़ा करने का वादा किया। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त शुरू कर दी जाएगी। तो अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मोटे मोटे तौर पर 100 दिन ही बचे हैं और अब ये देखना होगा कि कौन कौन सा दांव खेलते हैं, क्योंकि हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि आरोपों की भी बौछार हो रही है। वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो गया है। हमने देखा कि किस तरह से जब गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री राज्य टेनी उनके साथ जब मौजूद थे तो उसको लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि कैसे जो है किसानों के साथ न्याय होगा। तो आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक और जब हमने देखा कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार जो है वो कांग्रेस जो है बीजेपी पर निशाना साध रही है। कल प्रियंका गांधी ने अमित शाह के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दूरबीन लेकर भी देखेंगे तो किसी तरह का कोई आरोपी नजर नहीं आएगा। इस पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि दूरबीन की जरूरत नहीं, आप चश्मा लगाकर देखिए मंच पर आपके साथ कौन मौजूद है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे वीरेंद्र बब्बर जी। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट दीक्षा वत्स हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। दीक्षा, आपका भी स्वागत है। दीक्षा, सबसे पहले आप ही से समझ लेती हूँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब चुनावों में ये कहना गलत नहीं है कि 100 दिन का वक्त बचा हुआ है और इस बीच जो कुछ स्थिति बन रही है, हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? सबसे पहले सूदन जी और आपको यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते। मैंने अमित शाह जी का वो भाषण सुना और मैंने रात को वो भाषण 3 बार सुना। मैंने पाया कि आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजनीति सत्ता आज से 2017 में ये राजनीति सत्ता के लिए थी, तो आज ये राजनीति सत्ता को बचाने के लिए है। मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि अमित शाह जी ने, जो इस देश के इतने बड़े नेता हैं, वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि योगी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए थे उसको 90% तक कहीं ना कहीं पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने गूगल पर जाकर सर्च किया। सूदन जी, आप यकीन करना, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स इस देश के, वहाँ पर वो खबर को पक्के रूप में छापा गया था कि 90% वादे पूरे किए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो इसके बिल्कुल विपरीत है। आज लगभग आप ये कह सकते हो 45 से 47% ही वादे वहाँ पर पूरे किए गए हैं। और मुझे वो भाषण विकास कम और अखिलेश सरकार की क्लास ज़्यादा लगाने के लिए बोला गया भाषण ज़्यादा लगा। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मेरा ये मानना है और ये कहना है
कि ठीक है ये देश लोकतांत्रिक है, आज 140 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश को एक संविधान चलाता है और इस देश के संविधान में लिख दिया था कि ये देश की सरकारें आएंगी जाएंगी बदलती रहेंगी लेकिन विकास होना चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है कि एक बार कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, आप किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले सकते हो, या एक बार जो पार्टी सत्ता में आती है उसको जिंदगी भर वही क्यों करना होता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अखिलेश जी का समय रहा 2012 से 17 तक, अब योगी जी को हमने समय दिया, उसके बाद भी चीजें नहीं हुई। जो सबसे बड़े मुद्दे थे विकास के मुद्दे, गैस, हम हर घर में गैस देंगे, पानी, बिजली, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। तो क्यों नहीं जनता को भी एक नया ऑप्शन ढूंढना चाहिए? क्यों आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, उसको नहीं तो प्रियंका गांधी जी को मैं कहूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो पार्टी सत्ता में नहीं आती ना और वो कोशिश करती रहती है, अगर आप उसको एक बार सत्ता दे दो ना तो वो बहुत अच्छा काम कर जाती है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है सुदन जी कि पार्टियां बदलती रहनी चाहिए ना, पार्टियां बदलती रहनी चाहिए। और मनोज तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से आपने दीक्षा को सुना, दीक्षा कह रही है कि जब सत्ता से दूर रहते हैं तो काम अच्छे से होता है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जो कुछ स्थिति इस वक्त बन रही है, आप यूपी में सरकार बनाना चाहते हैं या बनती सरकार को बिगाड़ना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि ज़मीनी हकीकत जो है कांग्रेस का, अभी अगर संगठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ज़मीनी हकीकत जो है वो आप अवगत भी हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि जो एजेंडा है वो बीजेपी को टारगेट करने का है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है वही स्थिति कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में भी बनती नजर आ रही है। नवजीत जी, सबसे पहले तो एक राजनीतिक दल के रूप में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो देश की सबसे बड़ी और बहुत बड़ी पार्टी है, पुराना दल है। उत्तर प्रदेश में हमारा जमीनी आधार है और उस जमीनी आधार के रूप में, जमीनी आधार के तौर पर संगठनात्मक रूप से हम मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, हर राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहता है, लेकिन सत्ता में आने के जो तरीके हैं, संगठनात्मक ढांचा है और जो हमारी सोच है, उस सोच को उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक लंबा शासन रहा है और जब जब कांग्रेस का शासन रहा है उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास की तरफ अग्रसरित हुआ है। तो हमने उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर शासन भी दिया है। तो हमारा इतना ही कहना है कि जो व्यवस्था है आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, जो पूरा इलाका है, किसानों का इलाका है, या जो आप कह लीजिए कि जिस तरीके से आज की परिस्थितियां बनी है रोजगार के साधन में, रोजगार के संदर्भ में या उद्योग धंधों के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की माली हालत का सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है आज की वर्तमान सरकार है और इसके पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो नया हमारा जो तरीका है, हमने उत्तर प्रदेश की आम जनता से संसर्गित मसलों को उठाया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की बदहाली को दूर करने के लिए वहां की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को मौका देने के लिए एक एग्जाम्पल कांग्रेस को सेट करना होगा। अगर मैं बात करूं, आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं को लेकर लगातार नए नए जो हैं वो दावे पेश कर रहे हैं, वो चीज़ पंजाब में क्यों नहीं हो रही है? क्या 40% जो बात आप कह रहे हैं वो पंजाब में भी आप महिलाओं को सीट देंगे? एक एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना, लोगों को देखना तो होगा। भरोसे के लिए उस तरह के एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं। देखिए नवजीत जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब की और उत्तर प्रदेश की हालत में बहुत ज्यादा अंतर है। पंजाब एक विकसित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत बिल्कुल बद से बदतर होती चली गई है। और उसका मूल कारण है कि जन भावनाओं से को धक्का जताते हुए यह वर्तमान सरकार जो है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान धार्मिक मुद्दों पर लोगों को उलझाना, लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ करते हुए जो सिर्फ जो है सत्ता में बनी रहना, यही इनकी आकांक्षा है। ठीक है, मनोज यादव जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बी पार्टी बता दिया है बीजेपी का। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पाथ आप दोनों एक दूसरे के क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बयान जो है वो परेशान कर रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। तो क्या एक समय में जब आप कांग्रेस, जब हमने देखा था साइकिल और हाथ जो था वो साथ था, लेकिन आज इस तरह की बात जो कह रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है?
देखिए, हम बिल्कुल स्वागत किए, प्रियंका गांधी जी का भी स्वागत किए कि वो आए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। जी। समाजवादी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अनर्गल बातें हुई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर अनर्गल बात कही प्रियंका जी ने कही और फिर कांग्रेस के द्वारा कहा गया, तो देखिए रिप्लाई जरूर होगा। हर वो बात की जो आप सवाल खड़ा करेंगे उसका जवाब समाजवादी पार्टी देगी जरूर, फिर आपको अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ लड़ रही है। तो हम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हतोत्साहित नहीं कि ये आ गई तो क्या होगा, वो आ गए तो क्या होगा, आप आ गए, पराये आ गए, अपने आ गए, ये सब सारी चीजों से हमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का विश्वास है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कर सकता है, कांग्रेस के साथी ने बड़ी बातें कही कि सारी पार्टियों ने, तो ये जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ ये किया किसने? मुझे तो नहीं लगता है कोई जिन होगा जो आया होगा, छड़ी ऐसे घुमा दिया होगा और सारे डेवलपमेंट हो गए होगा। देखिए, हर सरकार प्रयास करती है डेवलपमेंट करने का, कुछ का फोकस जो होता है तो वो ज्यादा बेहतर प्रयास करते हैं, कुछ अनफोकस जो होते हैं, जैसा कि अभी किसी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लगभग 43 या 47% ही अपना मैनिफेस्टो ये सरकार पूरी कर पाई है। हमने अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया, जितना लिख के दिया उससे ज्यादा काम किया, तब जनता ने हमको हरा दिया। तो आप सोचो जो 47 नंबर पा रहा है उसका जनता क्या हासिल करेगी, ये भी बात होनी चाहिए, इससे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से फिर जनता को मालूम हो गया कि ये सरकार में इसलिए आती है बीजेपी कि हम महंगाई की ऐसे कोड़े ऐसे चाबुक मारेंगे कि आपको हम उत्तर प्रदेश की जनता को जीने भी नहीं देंगे। आपको डीजल भी महंगा देंगे, पेट्रोल भी महंगा देंगे, गैस भी महंगी देंगे, सब्जी भी महंगी देंगे, फल भी महंगी देंगे, और सस्ती सिर्फ एक चीज रहेगी, वो है इंसान की जान। वो किसी गाय के लिए भी इंसान की जान ली जा सकती है, ऑक्सीजन की कमी से भी हो जाएगी, पैरासिटामोल की कमी से हो जाएगी, अस्पताल ना मिलने से हो जाएगी। तो ये बात जनता को पता चल गई। और राशन देखिए, अगर जिस तरीके से अपनी पीठ पर दबा रही है बीजेपी, वो मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास की राजनीति में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जन सरोकार का काम है, लोगों की जीवन यापन का काम है। उस काम को करने के बाद किसी पार्टी को बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर आप सबको राशन देके ही अपना देश को डेवलपमेंट मानना है तो मेरे ख्याल से शायद आपके देश में आंकड़े और लोगों की खुशहाली के आंकड़े बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। ये सरकार को ही समझना होगा। आप सबने बीजेपी को लेकर बड़े सारे पक्ष रखे हैं, वीरेंद्र जी मौजूद हैं, सभी के पक्षों का मैं जवाब लूंगी। वीरेंद्र जी, साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से काम करा, 5 साल वो बात करती है कि 5 साल हमने काम किया उत्तर प्रदेश में। इस वक्त हमने देखा कि कोरोना काल को लेकर भी जिस तरह से तस्वीरें आई थी और उसके बाद जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया था, उसको लेकर भी बीजेपी लगातार जनता के बीच में जा रही है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मनोज यादव भी कह रहे हैं, महंगाई जो है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन अजय मिश्र की मौजूदगी को लेकर सब पार्टी जो है आप पर, गृह मंत्री के मंच पर जब वो मौजूद थे, इसको लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं। तो क्या बीजेपी को अब चिंतन की जरूरत है कि इन मुद्दों पर भी विचार किया जाए? देखिए नवरोज जी, 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। 4 साल 225 दिन लगभग होने को आए हैं। 75 जिले, 825 विकास खंड, 97,814 गांव और लगभग 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश किस प्रकार से उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। ठीक, आपके सामने अभी मैं देख रहा था जिस प्रकार से हमारी वो जो पॉलिटिकल एनालिसिस हमारी बहन जी बैठी हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते बैठ करके कांग्रेस का पक्ष रखा, बड़ा अच्छा लगा। परंतु उनके ज्ञान में एक बात जोड़ना चाहूंगा, वो कहना आम आदमी पार्टी का भी जिक्र हुआ है, आम आदमी पार्टी का जिक्र भी हुआ है, खाली कांग्रेस का पक्ष नहीं रखा है। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को भी लेके आऊंगा जी, थोड़ा सा मौका दीजिए सिर्फ जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने पक्ष रखा और साथ में कहा कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, तो उसके बाद ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि हमने उत्तर प्रदेश में लंबा शासन दिया है। तो एक तो क्लियर हो गया कि प्रियंका गांधी जी कोई नई पार्टी लेकर के नहीं आ रही है, कोई नई आवाज नहीं है। लंबा शासन, लंबा अनुभव, चाहे वो देश पे हो चाहे वो प्रदेश पे हो, उन्होंने राज किया है। कैसा राज किया है उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात चल रही थी विकास की, मैं आपको ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, किसान हितैषी रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा करके अपराध माफिया पर अंकुश लगाने की बात करके हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी। और विकास की जब हम बात करते हैं तो 70 वर्षों में
उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, मात्र केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। योगी सरकार ने 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी, कुछ बन गए, कुछ बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बात चल रही थी गैस की, 74 करोड़ों लोगों को निःशुल्क गैस जो है अपने सर रिफिल होने में प्रॉब्लम हो रही है। 1000 रुपए का सिलेंडर इस वक्त मिल रहा है, कैसे भरेंगे सर? मैं आप एक बात को समझिए नवजोत जी, हमें एक बात को जरूर निश्चित रूप से समझना होगा जी। हमें विकास भी चाहिए, जिस प्रकार से पिछले 2 साल इस देश ने देखे, बल्कि पूरी दुनिया ने देखे कोरोना काल के दौरान, इस प्रकार से लगभग 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की जो बात है, मुफ्त राशन देने की बात है। अभी मेरे आदरणीय प्रवक्ता कह रहे थे कि ये अचीवमेंट नहीं है, भाई ये अचीवमेंट ही है, क्योंकि अगर व्यक्ति जिंदा रहेगा तो ये देश रहेगा। देश होने के लिए इंसान का होना जरूरी है। अगर वीरेंद्र बब्बर नहीं है तो भारत माता के अंदर वीरेंद्र बब्बर कम हो जाएगा। भगवान ना करे अगर आप नहीं है तो इस देश के अंदर आप कम हो जाएंगे, और हम देश नहीं, हम और आप देश मिलकर के सर वैक्सीन तो दे दी, लेकिन ये जो महंगाई डायन है ये भी तो लोगों को मार रही है सर। देखिए निश्चित रूप से मैं आपकी बात को किसी भी जगह के ऊपर डिनाई नहीं कर रहा, परंतु आप एक बात को मान के चलिए, सबसे पहले अगर किसी भी परिवार के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं, हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना व्यापार है, हम लोग बिजनेस भी करते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं। निश्चित रूप से देश ने जो समय देखा वो समय देखा जब विश्व शक्ति माने जाने वाले अमेरिका ने ये कहा था कि अगर हमारे 2-3 लाख लोग मर जाएं और उसके बाद भी हम कोरोना की जैसी महामारी से बच जाएं तो हम समझेंगे हम सस्ते में छूट गए। इस समय में 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर सर आप वैक्सीन को लेकर बहुत जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से पूछा कि गृह राज्य मंत्री जो मंच पे मौजूद थे, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, कहा जा रहा है दूरबीन की जरूरत नहीं, चश्मे से ही देख लीजिए क्या कुछ हाल है इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का। मैं कहना चाहता हूं आपको इसके अंदर बड़े स्पष्ट रूप से, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चश्मे पे थी शीशा साफ करता रहा। जिस प्रकार से प्रियंका जी ने ये कहा, मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा राजस्थान की तरफ भी देख लेते, थोड़ा पंजाब की तरफ भी देख लेते। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं। दीक्षा कुछ जवाब देना चाह रही थी, दीक्षा आप अपनी बात रखिए। वीरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मानना सिर्फ ये नहीं है कि पार्टियों का, मेरा कहना है कि नए चेहरों को मौका दीजिए। ठीक है, आप प्रियंका जी की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ आप मुझे टिकट दिला दीजिए। मैं 25 वर्ष की हूँ और इस देश के संविधान में लिखा है कि मिनिमम 25 साल की उम्र में आप इस देश के राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है क्या, इस देश के अंदर हमारे जैसे आम लोग, या हो सकता है कहीं ना कहीं आप जैसे, हमारे जैसे आम लोग चुनाव लड़ने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी वास्तविकता है जो कहीं ना कहीं टीवी से, अखबारों से परे है कि एक टिकट खरीदने के लिए या एक चुनाव लड़ने के लिए भी आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो जब ये, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, जब ये पार्टियां अपने परिवारवाद करके बैठ जाती है तो हम कोई ऑप्शन ढूंढ ही नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना था कि ठीक है, एक बार योगी जी को मौका दिया गया, एक बार अखिलेश जी को दिया गया, अब एक नारी को यानी कि प्रियंका गांधी जी को भी दिया जा सकता है। या फिर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस नहीं, हो सकता आम आदमी पार्टी, आप किसी भी नए चेहरे को मौका दीजिए। ऐसा क्यों है कि अब की बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो अगली बार भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और रही बात विकास की, तो आपको याद होगा 2014 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम एक शुद्धिकरण बिल लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत जितने भी विधायक या जितने भी लोग यूपी में बीजेपी पार्टी के अंदर है और उन पर अगर कोई आपराधिक मुद्दे चले हुए हैं या कुछ केसेस चले हुए हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी कार्यवाही होगी और उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि योगी जी को, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही वीरेंद्र जी, मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर बात कर रही हूँ, तो वास्तविकता के रूप में ये कह रही हूँ कि योगी जी के ऊपर कितने सारे केसेस है, एक मर्डर केस है, राइट्स के केस है, कितने सारे केसेस है, फिर उनको टिकट कैसे लगा रही है? मैं जवाब ले लेती हूँ, 10 सेकंड में आप अपना जवाब दीजिए वीरेंद्र जी। देखिए मेरा कहना है, आरोप लगाना, किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालना बहुत आसान सी बात है। वीरेंद्र जी आरोप नहीं है, ये तो सत्य है, ये तो आपके सामने है ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वो देश है जिस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आपको ध्यान होगा, एक महिला का रेप हुआ था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो सर उनकी पार्टी चली गई ना, आप पार्टी में डिफरेंट। जी एक मिनट नवजोत जी, अभी कल ही मैं ट्वीट के ऊपर देख रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई है, ये मनोस्थिति बताने के लिए काफी है। देखिए मुलायम सिंह जी कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है,
योगी जी कहते हैं जो व्यक्ति से उसको मैं फांसी दी उसका जाएगी। जवाब मनोज जी से ले लूंगी, आप दीक्षा का जवाब दीजिए। मैं उसका जवाब मनोज जी से ले लूंगी। जी मैं एक मिनट नवजोत जी एक बात पूरी करना चाहता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मंच की आपने बात की, उसके ऊपर खड़े हुए देश के गृह राज्य मंत्री की आपने बात की। आपको इस देश के लोकतंत्र पे, कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए कि देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर उसके ऊपर आरोप लगे तो वो गिरफ्तार सर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको देखनी होगी। ठीक है, मैं मनोज जी का रुख कर लेती हूँ, आप जवाब देने से बच रहे हैं। मनोज जी, आप पर भी जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मनोज यादव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपके पार्टी के जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के कल बयान पर जिक्र किया है और उससे पहले मुलायम सिंह यादव पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, और साथ साथ जिस तरह से वो विकास की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है उसकी बात कर रहे हैं, उसका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई नॉर्मल व्यक्ति या कोई स्टूडेंट, कोई महिला, कोई मजदूर, कोई किसान अगर गैर संवैधानिक भाषा बोलेगा तो कानून उसको सजा देगा। अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई गलत बात कही है तो निश्चित तौर पे, ये जानकार लोग बैठे हैं, ये तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आरएसएस में सुबह भी पढ़ने जाते हैं, शाम को भी पढ़ने जाते हैं, इस मंदिर के पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, इनको तुरंत FIR करानी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बेशर्मी के साथ टीवी डिबेट पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। देश का कौन सा प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया, बताया ना? कोई नहीं गया। इस तरह अटल गए और इसके बाद मोदी गए। मोदी तो बिना देश को बताए गए, अटल जुलूस लेके गए। और आप हमको सिखाओगे कि कौन पाकिस्तानी? अखिलेश यादव जी पाकिस्तान नहीं गए, मुलायम सिंह यादव जी पाकिस्तान नहीं गए। जो गए, जिनको मोहब्बत है, प्यार है, जिनकी राजनीति चलती है पाकिस्तान के नाम पे, जिनका सिलेबस है परीक्षा में, राजनीति की परीक्षा में पास करने का, वो गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम बार बार लिया जाए। वैसे पढ़े लिखे आप लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी अक्ल नहीं है। एक आपके सांसद थे जिनकी की फोटो हटा रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, आज तक नहीं हटा पाए। कितनी राजनीति कर ली आपने, कितनी राजनीति कर ली। इस तरह की बातें कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने वैक्सीन का जिक्र किया, उसका जवाब देना चाहूंगा। एक वैक्सीन आपने लगाई है और दुनिया के सारे देशों में वैक्सीन जनता को लगाई जा रही, क्योंकि एक महामारी है। आपने वैक्सीन का श्रेय ले लिया, जनता से इतना पैसा आपने ले लिया है महंगाई करके, सिलेंडर के दाम दोने कर दिए, डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सब्जियों के दाम बढ़ा दिए, यहाँ तो इलाज भी महंगा कर दिया। और आप कह रहे हैं कि आपने फ्री वैक्सीन लगा दी। क्या गजब की बात है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हो, आपको अक्ल नहीं है इस बात की क्या कि वेलफेयर सोसाइटी के तहत वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा आता है, किस किस मद में पैसा आता है? और आप कहते हो और देश के लोगों ने कैसे प्रधानमंत्री के अकाउंट में पैसा दिया, देश के लोगों को इलाज कराने के लिए, देश के लोगों की मदद करने के लिए। वो कोई आरएसएस के फंड से पैसा नहीं आया, वो देश के लोगों का पैसा था, आम आदमी का पैसा था, गरीब आदमी से लेके और उद्योगपति तक का पैसा था। इस तरह से वे लेना बंद करो। अपने मंत्रियों को जेल भेजो जो लोगों की हत्या करा रहे हैं, उनको धमकी देके उन पे गाड़ी चढ़वा रहे हैं, उनको देख लेने की बात कहते हैं और गृह मंत्री के साथ खड़े होते। ऐसा कभी देश में नहीं हुआ। ठीक है वीरेंद्र जी, आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद मैं मनोज तिवारी जी का रुख करूंगी। दीक्षा, मैं आपके पास। मैं मनोज यादव जी की बात का बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा वो कौन से 2 प्रधानमंत्री थे जो पाकिस्तान गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए और नरेंद्र मोदी जी भी गए, बड़े भाई की भूमिका में समझाने के लिए गए थे। मुझे यह बता दीजिए, इस देश में कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2-2 बार सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की? वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारा अभिनंदन नहीं आया? पाकिस्तान के बिना क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे नहीं होंगे? मैं बात कर रही थी विकास की और आप चले गए पाकिस्तान पर। क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि हम उत्तर प्रदेश में भी? जी नवजोत जी, अभी आदरणीय मेरे बड़े भाई मनोज यादव जी ने कहा, उन्होंने नाम लेकर कहा अटल जी का, उन्होंने नाम लेकर कहा मोदी जी का कि ये 2 प्रधानमंत्री गए थे। साथ में कहते हैं मुलायम सिंह जी नहीं गए, अखिलेश यादव जी नहीं गए, भाई वो अभी प्रधानमंत्री नहीं बने। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके नेतृत्व में 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई? अब आप बात करते हैं विकास की। नवजोत जी, 1 मिनट सिर्फ लूंगा केवल आपसे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, 12 में एयरपोर्ट की स्वीकृति बंदी, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन गए। कानपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, रिपीट मेरठ, ये रोड बन रही है। सर, क्या शिवपाल यादव आपके साथ आ रहे हैं पार्टी में? मैं अगर विकास के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर सोशल इंजीनियरिंग ना हो तो कहीं ना कहीं चुनाव अधूरा रह जाता है। क्या किन किन पार्टीज के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बता पाए तो?
मैं आपको केवल पहले मेरी विकास की बात तो सुन लीजिए। जी जी जहाँ तक बात है, सर, विकास की बात आपने जनता तक पहुंच गई है और महंगाई की बात भी जनता तक पहुंच गई है। अब गठबंधन की बात कर लेते हैं। मैं बताता हूँ निश्चित रूप से आपको, जो आपने गठबंधन की बात की, ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है। अभी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। मैं पार्टी का एक छोटा सा प्रवक्ता हूँ, परंतु निश्चित रूप से हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा वो संगठन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हित में ही तय होगा। उत्तर प्रदेश का विकास किस प्रकार से हो सकता है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिंता कर रहा है। निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। ठीक है दीक्षा, आप अपना पक्ष रखिए। जी मुझे वीरेंद्र जी की बात पर मुलायम सिंह के लिए जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया, वीरेंद्र जी मैं फिर कह रही हूँ, मैं किसी पार्टी के सम्मुख से नहीं बात कर रही, लेकिन मैं अमित शाह जी की भी मैंने स्पीच सुनी, वहाँ पर मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि आज यूपी के अंदर, मेरठ के अंदर ऐसी स्थिति है, अगर एक लड़की रात को 12 बजे सोने के गहने लाद कर भी स्कूटी लेकर निकल सकती है। आप खुद बताइए कि क्या ये वास्तविकता है, क्या ये सच्चाई है? आज ऐसा यूपी के अंदर हो सकता है? न जाने कितने रेप केसेस आज यूपी के अंदर होते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो इसने काफ़ी अच्छे काम भी किए। आर्टिकल 370 या 35A की अगर बात करें, इन्होंने हटाया। मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई पार्टी अगर आती है तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है? उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर जनता ये निर्धारित करना चाहिए और करती है कि इसने हमारे लिए अच्छा किया। वीरेंद्र जी कुछ पोस्टर्स दिखा रहे हैं, वीरेंद्र जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अभी दिशा जी ने जिस प्रकार से बात की क्राइम की, ये मेरे हाथ में एक अखिलेश यादव जी के जो 5 साल का समय था, उस दौरान क्राइम क्या था, किस प्रकार से था, ये उसकी रिपोर्ट है। ये बसपा जो मायावती जी और सपा का जो शासन था, सर आप किसी तरह की भी बात करिए, लेकिन जमीनी हकीकत अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं रात को 12 बजे नहीं निकल सकती। ये पता नहीं कौन से उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है, मैं नोएडा में रहकर भी बाहर नहीं निकल सकती रात को 12 बजे। नवजोत जी, मेरा आपसे केवल ये दिखाने का मकसद ये था कि जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो अच्छे, ज्यादा अच्छे और कम अच्छे में करते हैं। सर पीठ नहीं थपथपानी चाहिए ना, मैं तुलना की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। दीक्षा भी जी भी कह रही हैं कि काम हुआ है, लेकिन इस तरह की बात कहना कि रात को 12 बजे महिला जो है वो गहने लाद कर जा सकती है, इस तरह के बयान पर आपत्ति होती है। मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी आप अपनी बात रखिए। तो चाहिए ना जी मनोज जी। मनोज जी आप जी 2 बातें कह के और ये जताने की कोशिश करती कि सब कुछ सही हो गया। जब इधर अमित शाह का बयान आ रहा था, वहीं फैजाबाद जो अयोध्या जिला के नाम से हो गया है, वहां एक बैंक की मैनेजर जो श्रद्धा गुप्ता थी, उसको सुसाइड करना पड़ गया। क्यों? पुलिस उत्तर प्रदेश की प्रताड़ना कर रही थी। पुलिस सोचो, जो एम्प्लॉइज हैं जिनको मालूम है उनके अधिकार क्या है, कैसे वो लड़ सकते हैं सिस्टम से, उन दुष्ट आत्माओं से कैसे लड़ सकते हैं, लोगों से। मनोज जी वो जो वीरेंद्र जी कंपेयर कर रहे हैं वो डेटा भी देखना होगा। वो कह रहे हैं कि आप आरोप लगाने की स्थिति में है क्या? क्यों जिस तरह से आपके शासन में हमने देखा था महिलाओं के साथ जो हो रहा था उस पर भी विचार करना होगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है। हर पार्टी ने कमर कस ली है और हम देख रहे हैं कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो चरम सीमा पर है। अब ये देखना होगा कि कौन किसके साथ गठबंधन करता है, किसकी सीधी टक्कर होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बड़े दल हैं, लेकिन जो सीधी टक्कर देखने को वो मिल रही है वो बीजेपी वर्सेस एसपी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो कुछ हलचल हुई है, इस खास पेशकश में इतना ही। सहार अपना।